दोस्तों, आज हम बात करने चल रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर 1 भौतिक जगत। ये पहला चैप्टर है और इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। ये भौतिक जगत के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर का नाम है भौतिक जगत। भौतिक जगत मतलब भौतिक जगत मतलब जो हमारा भौतिक विज्ञान है, इसका संसार में क्या रोल है, क्या महत्व है, और हमारा जो भौतिक विज्ञान है कैसे विकसित हुआ है, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम जानते हैं, हम जैसे हमको पता है कि आज जो युग है, आज जो समय चल रहा है, आज का युग विज्ञान का युग है। आज विज्ञान के बिना कुछ हो नहीं सकता। आज सब कुछ डिपेंड हो गया है विज्ञान पे। तो पहले हम बात करेंगे भौतिक जगत में हम विज्ञान। भौतिक जगत मतलब संसार। भौतिक जगत में पहले हम बात करते हैं विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान क्या है? विज्ञान जिसे हम बोलते हैं साइंस। विज्ञान के बारे में बात करेंगे। ये हमारा विज्ञान क्या है। विज्ञान जो शब्द है, जो विज्ञान शब्द हमारा आया है भौतिक, जिसे हम विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान हमारा लैटिन शब्द से, लैटिन शब्द साइंटिया, लैटिन शब्द साइंटिया से बना हुआ है। लैटिन शब्द साइंटिया से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है टू नो। जिसका मतलब होता है टू नो। जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब होता है जानना। टू नो मतलब होता है जानना। इसका क्या मतलब हुआ? तो हमारा जो भौतिक विज्ञान है लैटिन शब्द साइंटिया से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे हमको, हमारे कहने का मतलब है टू नो मतलब जानना। जैसे मानव क्या होता है, अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु रहता है, कि आसपास की जो नई वस्तुएं देखता है उसके बारे में बहुत कुछ उत्सुक रहता है। मतलब कुछ नई चीजें हमको देखने को मिला, तो वही चीज है, इसी को कहते हैं विज्ञान। इसे हम विज्ञान कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है, तो इसका जो परिभाषा मतलब जो डिफिनेशन लोग देते हैं, तो इसका जो परिभाषा है, डिफिनेशन, मानव द्वारा प्रेक्षणों तथा प्रयोगों द्वारा प्राप्त ज्ञान के सुव्यवस्थित संगठन को विज्ञान कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो विज्ञान की जो डिफिनेशन आता है यहाँ से निकल के, मानव द्वारा, जो हमारा मनुष्य है, जो मानव लोग हैं, वो प्रेक्षणों तथा प्रयोगों। प्रेक्षणों का मतलब क्या है? जो कोई चीज हम एज्यूम करते हैं, मानते हैं किसी को। प्रयोगों मतलब किसी चीज को हम प्रेक्षण करते हैं, मानते हैं, और प्रयोगों द्वारा जो हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इसी को हम सुव्यवस्थित संगठित, मतलब उसको सुव्यवस्थित क्रम से हम उससे प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम विज्ञान कहते हैं। इसके बाद विज्ञान को हम कई भागों में हम बांटते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की बात करते हैं, उसके बाद फिर रसायन विज्ञान की बात करते हैं, फिर जीव विज्ञान की बात करते हैं, और विज्ञान में ही हमारा सामाजिक विज्ञान भी आता है। तो ये सब जो भी सारी वस्तुएं, हम जो भी चीजें, जो भी ज्ञान हम पाते हैं, जो चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो सब चीज़ें हमें विज्ञान के ही अंतर्गत पढ़ने को मिलता है। तो अब आज हम बात करेंगे यहाँ पे भौतिक जगत, जो हमारा चैप्टर है भौतिक जगत। हम इसमें बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। इसमें हम भौतिक विज्ञान की बात करने वाले हैं। तो हमारा जो यहाँ से हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान हमारा क्या है?
विज्ञान क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा भौतिक विज्ञान है एक ग्रीक शब्द से बना है। ग्रीक शब्द फ्यूजिस से बना है। जिसका मतलब होता है नेचर। जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारा भौतिक विज्ञान है एक ग्रीक शब्द फ्यूजिस से बना है जिसका मतलब है नेचर। नेचर मतलब होता है प्रकृति। इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ जो भौतिक विज्ञान का जो डिफिनेशन निकल गया था, जो परिभाषा निकल गई थी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब जो कुछ भी हम प्रकृति में या प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो कुछ भी हम स्टडी करते हैं, जो कुछ भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इसे ही हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है, तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। जैसे बात कर रहे हैं अब हम यहाँ प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसका मतलब हम कैसे समझेंगे भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं में जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम देखते हैं सूर्य निकला। तो सूर्य क्या है? प्राकृतिक घटना है, एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य उसके बाद फिर शाम को क्या हो जाता है? उदय हो जाता है, अस्त हो जाता है। शाम को अस्त हो जाता है, उसके बाद सुबह उदय होता है। जैसे मौसम जो बनते हैं, हवा का बहना, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक घटनाएं ही हैं। तो इसके बारे में हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो भौतिक विज्ञान है ये कैसे विकसित हुआ है, कैसे हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन किए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन जो हमारे थे, जिसे हम फादर ऑफ नेचर कहते हैं, न्यूटन को हम फादर ऑफ नेचर कहते हैं के नाम से जानते हैं। तो न्यूटन जो हमारे थे, न्यूटन ने सबसे ज़्यादा स्टडी उन्होंने प्रकृति में ही किया है। भौतिक विज्ञान में जो उन्होंने घटनाएं जो भी स्टडी किया है सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रकृति में किया है, इसलिए उन्हें हम फादर ऑफ नेचर कहते हैं, इसलिए उन्हें हम प्रकृति का पिता कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं, कैसे बात करेंगे? जैसे न्यूटन ने जो अभी नियम अपने दिए थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम वगैरह जो उन्होंने पहले दे दिए थे, लेकिन बाद में लगभग 200 वर्ष बाद में यह देखा गया कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो सूक्ष्म कण होते हैं, वो बहुत तेजी से गतिमान होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं बहुत तेजी से गतिमान होते हैं। तो इसके व्याख्या के लिए जो न्यूटन ने अपने सब नियम दिए थे, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम वगैरह दिए थे, तो वो जो छोटे जो कण थे जो बहुत तेजी से गतिमान थे, इसकी व्याख्या न्यूटन का नियम नहीं कर पाए। तो यह माना गया कि जो न्यूटन के नियम है ये इसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटिपूर्वक है, मतलब इस नियम में कुछ गलतियां हैं। तो इसके लिए फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आए, इन्होंने अपना एक सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। आइंस्टाइन का सापेक्षिकता का सिद्धांत जो पढ़ते हैं, उन्होंने अपना सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम उस छोटे छोटे जो कण होते हैं उनकी व्याख्या उस नियम के द्वारा हम कर पाए। तो हम बात करेंगे
अब हम बात करते हैं मतलब जो नियम न्यूटन जो छोटे छोटे कण थे उसकी व्याख्या न्यूटन के नियम नहीं कर पाए, तब एक हमारे वैज्ञानिक आए, न्यूटन को हम नेचर फादर ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। न्यूटन को हम फादर ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। तो मतलब जो न्यूटन थे ये छोटे छोटे जो कण थे इसके जो न्यूटन के नियम थे उसकी व्याख्या नहीं कर पाए। तो इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन आए। अल्बर्ट आइंस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपना सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत दिया। मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत जो सूक्ष्म वस्तुएं थे, जो सूक्ष्म कण थे, उनकी व्याख्या किया गया इस सिद्धांत के द्वारा। और बाद में यह बताया गया कि जो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या नहीं कर पाए, इस नियम के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के नियम का भी व्याख्या किया गया। और बाद में यह जानकारी बताया गया, मतलब इस नियम के द्वारा आइंस्टाइन ने अपना इस सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था, इस नियम के द्वारा बताया गया कि जो द्रव्य और जो ऊर्जा होता है, पहले द्रव्य और ऊर्जा को लोग अनिर्भर मानते थे, मतलब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने बताया कि जो द्रव्य और जो ऊर्जा है ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब जो ऊर्जा और जो द्रव्य हैं दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इन्होंने इस नियम के द्वारा E = mc स्क्वायर का भी व्याख्या किया। और इस फार्मूले से, इस सूत्र से उन्होंने बताया कि जो हमारा ये ऊर्जा और जो हमारा द्रव्य है एक दूसरे पर निर्भर है। मतलब हम ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं और द्रव्य को हम ऊर्जा में बदल सकते हैं। इस नियम के द्वारा इन्होंने इसकी व्याख्या की। बाद में न्यूटन ने फिर एक बार क्या बताया कि जो हमारे इन्होंने प्रकाश के लिए बताया कि अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनने के लिए न्यूटन ने यह बताया कि जो हमारा जो प्रकाश होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और प्रकाश जो होता है वो सरल रेखा में गमन करता है। इसे प्रकाश का ऋजुरेखी गमन पथ का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन बाद में यह पता चला कि जो हमारा प्रकाश होता है उस सूक्ष्म मतलब जो छोटे वस्तुएं होती हैं, जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं, उनके किनारे से टकराने के बाद वो मुड़ जाता है। इस घटना को जो हमारा प्रकाश होता है, मान लीजिए छोटी वस्तुएं हैं, इससे टकराने के बाद इसके किनारों से ये मुड़ जाता है। तो इस घटना को बोलते हैं विवर्तन। इस घटना को विवर्तन बोलते हैं। यहाँ पे न्यूटन का जो इसका जो व्याख्या कर रहे थे, बाद में प्रकाश के लिए जो व्याख्या कर रहे थे, इसमें भी कुछ त्रुटियां पाई गई, गलती पाई गई। तब इसकी व्याख्या के लिए एक हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया जिसे प्रकाश का तरंग सिद्धांत। मतलब जब न्यूटन थे प्रकाश के लिए अपनी एक व्याख्या कर रहे थे, इसमें भी उन्होंने गलती कर बैठा था, उसमें भी कुछ त्रुटियां थी, मतलब सही व्याख्या नहीं कर पाए थे। तब हाइगेंस नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना इसकी व्याख्या के लिए
इसकी व्याख्या के लिए एक अपना प्रकाश का तरंग का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत से प्रकाश मतलब जो विवर्तन था, जो घटना हमारा विवर्तन था, जब प्रकाश मुड़ जाता है तो इसे हम विवर्तन कहते हैं। तो विवर्तन की व्याख्या के लिए एक प्रकाश की तरंग का सिद्धांत से इसकी व्याख्या की गई विवर्तन का। अब ये जो हमारा प्रकाश का तरंग का सिद्धांत था वो विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण और व्यतिकरण मतलब जो हाइगेंस ने अपना प्रकाश का तरंग जो सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के द्वारा विवर्तन, ध्रुवण और व्यतिकरण की व्याख्या की गई, मतलब इसका व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा कर दिया गया। लेकिन बाद में लगभग 19वीं शताब्दी जब चल रहा था, 19वीं शताब्दी में चल रहा था, 19वीं शताब्दी में देखा गया कि 19वीं शताब्दी में देखा गया कि जब प्रकाश को धातु के प्लेट पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। मतलब जब धातु की प्लेट पर प्रकाश को डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और उस घटना को कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। उस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जब प्रकाश धातु की प्लेट पर डाला जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब इसकी व्याख्या के लिए जो हाइगेंस ने अपना प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। तब 19वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन अल्बर्ट आइंस्टीन 19वीं शताब्दी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। और उन्होंने यह बताया कि जो प्रकाश का वैद्युत प्रभाव होता है, प्रकाश से क्वांटम के सिद्धांत के सहारे के द्वारा इस प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। और इस महान कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1905 में इस कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसी बात से यह व्याख्या होता है कि जो 1905 से पहले की जो फिजिक्स होती है उससे हम प्राचीन फिजिक्स में पढ़ते हैं, प्राचीन भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, और 1905 के बाद जो हम विज्ञान पढ़ते हैं उसे हम आधुनिक भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। इस व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन को अल्बर्ट आइंस्टीन को 1905 में नोबेल प्राइज दिया गया 1905 में इस कार्य के लिए, जो प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या किए थे। इस महान कार्य के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1905 में नोबेल प्राइज मिला। यहाँ से हमारा अब यहीं से 1905 के बाद जो हम भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं उससे हम आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स स्टडी करते हैं। इस प्रकार से जो हमारे वैज्ञानिक थे वो अपना सिद्धांत देते गए, अपना व्याख्या करते गए, और इसी तरह से हमारा जो भौतिक विज्ञान था
इस तरह से हमारा भौतिक विज्ञान विकसित होता गया। यही है इसका भौतिक जगत, यही हमारा भौतिक जगत का मतलब जो हमारा पहला चैप्टर है क्लास 11 की भौतिक जगत, इस तरह से हमारे भौतिक का विकास हुआ पूरे संसार में। ठीक, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। अब इसी चैप्टर में हम बात करते हैं, अब आगे इसमें हम जो पहला चैप्टर है भौतिक जगत में, अब इसमें हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। हम कक्षा 11 में क्या सिलेबस पढ़ते हैं, तो इसी चैप्टर में हम थोड़ा सिलेबस है उसको अगले वीडियो में हम बनाते हैं। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से कंटिन्यू आप लोग का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय।